नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत में अछूत हो चुके मुकेश सहनी ने आखिरकार महागठबंधन का दामन थाम लिया। महागठबंधन का दामन थामते ही बीजेपी या यूं कहें एनडीए के नेता बिलबिला गए और अब उन पर तरह तरह के तंज कस रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार हो सकता है। आज हम लोग इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं और इनसे समझते हैं कि किस तरह मुकेश सहनी बिहार की सियासत को प्रभावित करेंगे और महागठबंधन के लिए उत्प्रेरक का काम करेंगे। संतोष जी, राजनीति में न तो कोई किसी का दोस्त होता है और न ही दुश्मन। सब सत्ता की यारी होती है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या मुकेश सहनी हो, या चिराग पासवान हो। तो सब सत्ता की यारी होती है। और मुकेश सहनी की बात है तो सन ऑफ मल्लाह के रूप में चर्चित मुकेश सहनी कई वर्षों से लगातार प्रयासरत हैं और मुझे लगता है कि वो पिछली बार आरजेडी के साथ लोकसभा चुनाव पिछली बार भी लड़े थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। विधानसभा चुनाव में वो उप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे, जिसकी घोषणा नहीं हुई, जिसके चलते वो बागी होकर उन्होंने कहा कि पीठ में खंजर भोंक के तेजस्वी ने और बाहर हो गए। और भाजपा के साथ एक प्रकार से देखा जाए तो उस समय मुकेश सहनी भाजपा से पहले ही डील कर चुके थे और तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भंडोल कर बाहर निकले और भाजपा से सीट लेकर चुनाव लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। चुनाव जीतने के साथ ही उन्हें मंत्री पद दिया और उसके बाद उनके विधायकों को अपने पार्टी में विलय करा लिया और फिर मंत्री पद से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, एमएलसी भी नहीं बनाया। तो उसके बाद से मुकेश सहनी लगातार रोड पे ही थे। लोकसभा चुनाव में भी वो काफ़ी प्रयास कर रहे थे भाजपा के साथ कि एनडीए गठबंधन में हो जाए। इंडिया गठबंधन में वो दो नाव की सवारी कर रहे थे, दोनों तरफ बातचीत कर रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन से उन्हें पर्याप्त सीट नहीं मिली। एक ही सीट मिल रही थी, ये एनडीए से एक ही सीट मिल रही थी, जिसके कारण वो एनडीए में नहीं गया और फिर तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने आगे की रणनीति तय की। और अभी जो रणनीति तय हुई है, बात हुई है, उसमें यही बात हुई है कि यह गठबंधन मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का कंटिन्यू लगातार चलेगा, आगे चलेगा। लेकिन राजनीति में बोला जाता है ना कोई दोस्त होता है और ना दुश्मन, कब पाला बदलने सत्ता की यारी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तक अब ये दोस्ती रहेगी, क्योंकि तेजस्वी को भी सीएम बनना है और मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम बनना है। तो सन ऑफ मल्लाह अब अपना डिप्टी सीएम बनने के लिए तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे। और पहली बात अभी लोकसभा चुनाव की है, तो लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने जिस प्रकार से मतलब तिनका जोड़कर महल बनाने की कवायद की है, आप देख रहे होंगे सबको धीरे धीरे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में पहले से ही वामपंथी दल, माले, कांग्रेस था ही, और अब उन्होंने इसमें हमको भी जोड़ने का प्रयास किया, जोड़ लिया। ये मुकेश सहनी को, वीआईपी पार्टी को जोड़ने का प्रयास किया और जोड़ भी लिया। तो मुझे लगता है, और सीटों का बंटवारा भी जो हुआ है बिहार की राजनीति में, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन ने जो सीटों का बंटवारा किया है वो पूरी तरह से सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के फॉर्मूला पर लालू प्रसाद ने किया है। कुशवाहा समाज को, पिछड़ी जाति को, अति पिछड़ी जाति को, सबको, दलित समुदाय में भी सबको सीट देते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर फायदा होगा इंडिया गठबंधन को और तेजस्वी यादव को। मुकेश सहनी के आने का चूँकि 2 से 3% वोट उनका भी है, तो उसका फायदा। और वो जो वोटर हैं, जो मुकेश सहनी के जो मल्लाह वोटर हैं, जो नदी किनारे का बेल्ट है, तो आप चले जाइए एकदम, जो इंटर कीजिएगा बक्सर में बिहार से, तो बक्सर से लेकर के आप भागलपुर तक नदी के किनारे हर जगह
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की मतलब मल्लाह जाति के लोग ना रहते हों, और अच्छा खासा वोट बैंक है। और विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि जहाँ भी उनके सन ऑफ मल्लाह के वोटर थे, उन्होंने हारे या जीते उन्हीं को वोट दिया। उनके साथ अगर एनडीए में थे तो एनडीए को वोट दिया। तो एक वोट बैंक उनके पास हो गया। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का वोट बैंक है, चिराग पासवान का वोट बैंक है, उसी प्रकार से मुकेश सहनी ने भी एक वोट बैंक बना लिया है, और इसी का फ़ायदा मिलेगा उनको। और मुझे जो लगता है आने वाली राजनीति जो बिहार की राजनीति होगी, अभी तक जो लोग थे वो सब 77 जेपी आंदोलन के लोग थे, जो भी थे जेपी आंदोलन। तो जेपी आंदोलन का 50 वर्ष पूरा हो गया। तो उस आंदोलन के समय जो नेता राजनीति में आए थे वो सब अब अंतिम पड़ाव पर हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद हो, या सुशील मोदी हो, या शिवानंद तिवारी हो, या विजय कृष्ण हो। मतलब उस समय के जो भी नेता थे बहुत तो गुजर गए और बहुत अंतिम पड़ाव पर हैं। सब 80 पार 75-80 के आसपास हैं। तो अब वो राजनीति में सक्रिय रहना संभव नहीं है। तो उस दौरान जो 77 आंदोलन के लोग थे, उसके बाद कोई भी एक अपने पीछे, चाहे लालू प्रसाद हो चाहे नीतीश कुमार, सेकेंड लाइनर नहीं तैयार कर पाए। तो आज बिहार की राजनीति लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बाद जनता दल में भी कोई सेकेंड लाइनर नहीं है, एकदम खाली वीरान हो गई थी। लोजपा की भी वही स्थिति थी, रामविलास पासवान के बाद कोई नहीं था, आरजेडी की भी वही थी, नीतीश की भी वही थी। अब देखिए एक नया चेहरा आप देख लीजिए, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, तीनों यूथ हैं। और आप जान लीजिए आने वाले समय में तीनों जिस दिन मिल जाएंगे, अभी तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव मिले हैं, तो ये बिहार का भविष्य बदल देंगे दोनों। आपने कहा संतोष जी कि 2 से 3% जो है मुकेश सहनी का वोट बैंक है बिहार में। अगर 2% उनका वोट बैंक है तो आखिर क्या वजह है कि एनडीए ने उन्हें मतलब उस तरह से तवज्जो नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए था, क्योंकि वो भी तिनका तिनका ही जोड़ने में जुटे हुए थे। देखिए एनडीए के पास नीतीश कुमार अगर नहीं जाते एनडीए में तो मुकेश सहनी को निश्चित भारतीय जनता पार्टी लेती। लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास सीट कहाँ थी? वो तो खुद अपने सीट घट कर आ गए 17 पे, और चिराग पासवान को लेना पड़ा। आप उनको देखें कि जोड़ना क्या, उनको तो पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री थे, उनके 4 सांसद थे, सबको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा चिराग पासवान को खुश रखने के लिए। तो युवा चेहरा चिराग पासवान है, उसको आगे करने के लिए उसके पास वोट बैंक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति कुमार पारस को भी किनारे किया और मुकेश सहनी को भी किनारे किया। चूँकि ये चिराग पासवान का वोट बैंक लगभग 4 से 5% है, और वो पोलिंग वोट अच्छा कैपेसिटी है, जहाँ रहेंगे वो उधर ही पोल जाता है। 4-10% छोड़ दीजिए तो बाकी वोट जनरली उधर ही जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया था चुनाव के पहले, जब विदाउट नीतीश कुमार, बगैर नीतीश कुमार के जो सर्वे था, उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2 अंक में नहीं आ रहा था, 10 सीट भी नहीं जीत रहा था। और नीतीश कुमार को लेकर के जब सर्वे हुआ तो उसमें 30+ का था आंकड़ा। आपको लगता है कि मुकेश सहनी जिस तरह से समझौता किए हैं और दावा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये समझौता 2025 के विधानसभा चुनाव तक का है, तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को साकार कर सकते हैं? देखिए अभी बोला जाता है ना कि अभी बरसात नहीं आई है, नदी में पानी आना बाकी है। तो अभी तो लोकसभा चुनाव है, और अभी तो लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की बात करना हास्यास्पद होगी, लेकिन भविष्य तेजस्वी का ही है। बिहार की राजनीति में अगर भविष्य है तो तेजस्वी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी यूथ हैं, फिर आप कन्हैया कुमार, इन्हीं लोगों का भविष्य है बिहार की राजनीति। और आप जान लीजिए ये भविष्य है, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि महागठबंधन में मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के आने से लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं, फर्स्ट फेज का चुनाव है, 19 अप्रैल को वोटिंग है, और उससे पहले आज तेजस्वी यादव उन्हें लेकर के जमुई पहुंच गए। उन्होंने जो है अपने समुदाय के लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। क्या इस बार उनकी अपील को उनके समाज के लोग सुनेंगे? और मेरा दूसरा सवाल आपसे फिर वही है कि क्या इससे चुनावी नतीजे पर असर होगा?
निश्चित तौर पर असर होगा। कहा जाता है कि राजनीति में मतलब कुछ भी संभव है। आप जान लीजिए जो स्थिति है बिहार की राजनीति में, चाहे देश की राजनीति में, महंगाई चरम पर है। एक एक वोट महत्वपूर्ण है आज के समय में। एक एक वोट, इस बार का चुनाव जो होगा एकदम नेक टू नेक होगा। आप देखिएगा 200, 400, 500, कभी हुआ था कि 1 वोट से चुनाव चुकी लोकसभा का, 6 वोट से चुनाव में हार जीत हुई थी। तो इस बार स्थिति वही है। मतलब नरेंद्र मोदी इतने डरे हुए हैं, सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना मतलब भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उनकी पार्टियों ने किया है कि सत्ता से हटते उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि वो सबको चाहते हैं कि किसी प्रकार से सत्ता में काबिज हो जाए, सत्ता बरकरार रहे। इसीलिए आप देख रहे थे नीतीश कुमार को उन्होंने कैसे करके वापस लिया, चरणबंद ना करके। तो ऐसे समय में मुकेश सहनी का आना मतलब 2% वोट काफ़ी मायने रखता है। और आप जान लीजिए हर कम से कम 20-25 लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ की मतलब सन ऑफ मल्लाह का लगभग 25,000 से 50,000 वोट है, किसी किसी क्षेत्र में 1 लाख तक वोट है। तो वो पोलिंग वोट है, तो वो काफ़ी मायने रखता है और वो प्रभाव डालेगा और चुनाव नतीजे को बहुत प्रभावित करेंगे सन ऑफ मल्लाह। कई क्षेत्रों में मुझे लगता है कि इधर उत्तर बिहार में ज़्यादातर क्षेत्रों में प्रभावित करेंगे सन ऑफ मल्लाह का वोट इस बैंक। बात की क्या गारंटी होगी कि सन ऑफ मल्लाह 3 सीट मिली है उन्हें, 3 में से 2 सीट जीतकर और ज़रूरत पड़ी तो एनडीए के साथ नहीं चले जाएंगे? देखिए बोले ना, राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, चुनाव जीतने के बाद कोई कहीं भी जा सकता है। जब नीतीश कुमार ने तो एक राजनीति की नई परिभाषा लिख दी है, नई लकीर खींच दी है कि सत्ता के लिए आप कहीं भी चले जाइए। नीतीश कुमार ने तो मिसाल कायम कर दिया है। मतलब लगातार इतनी बार शपथ लिया, हर बार मुख्यमंत्री, हर बार इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री पद की ही शपथ ली है। तो अब कोई भी नेता हो, चाहे मुकेश सहनी हो या चिराग पासवान हो, सब लोग नीतीश को अपना आदर्श मानते हैं। और एक उसमें एक लालू प्रसाद बोला जाए कि उनको एक अछूत हैं, जो कि उन्होंने घुटना नहीं टेका और वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। नहीं तो बाकी जितने भी राजनीतिक दल ले लीजिए, सबने घुटने टेक दिए। बिहार की राजनीति में, चाहे देश की राजनीति में, बहुत कम लोग हैं जो लालू प्रसाद की तरह जेल जाने के बाद भी, एकमात्र मुझे लगता है कि नेता है जो जेल जाने के बाद भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पूरा परिवार परेशान है लालू प्रसाद के, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, सबसे को परेशान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। और जाना आना तो लगा रहता है। अगर 2 सीट जीत जाते हैं, 1 सीट जीत जाते हैं, तो सत्ता के लिए अगर भाजपा केंद्र में मंत्री बनाएगी तो क्यों नहीं जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार भाजपा सत्ता में शायद ही आए। जो स्थिति है 200 सीट भी आना मुझे मुश्किल लग रहा है कि जिस प्रकार से महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आप सिलेंडर का दाम 1200 चला गया है, आप पेट्रोल का दाम 100 के पार हो गया, दवा के दाम में 3 से 5 गुना की वृद्धि हो गई है, खाने पीने के सामान में मतलब 3 गुना 4 गुना की वृद्धि हो गई है। हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई है कि मतलब बूढ़ा बुजुर्ग जो हैं उनका जीना दुभर हो चुका है। आप जान लीजिए इस बार मतलब गरीब महिलाएं हों, बच्चे हों, लोगों का पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। शिक्षा व्यवस्था को तो इन लोगों ने चौपट कर दिया है, बच्चों को पढ़ाई मुश्किल हो गई है। तो मुझे लगता है कि जब वोटिंग होगी तो लोग अपना भविष्य देखेंगे, संविधान बचाने की बात करेंगे, बच्चों का भविष्य देखेंगे, महंगाई देख करके वोट करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इस बार वो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी और जीत करके भी वो इस बार भी वो तेजस्वी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि अगर लंबी लड़ाई लड़नी है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। सन ऑफ मल्लाह के आ जाने से महागठबंधन कितना मजबूत? देखिए महागठबंधन पहले से मजबूत था, ऐसा नहीं कि महागठबंधन कमज़ोर है। और सन ऑफ मल्लाह के आने से मजबूती को 4 चांद लग गए हैं, उसमें एक इजाफा हो गया है। मतलब कहीं पर मान लीजिए अगर 5,000, 10,000, 20,000 से वोट हारने की संभावना होती, वहाँ पर अब जीत की संभावना बढ़ सकती है। जैसे आप ले लीजिए पाटलिपुत्रा सीट हो गया, सारण सीट हो गया, गया सीट हो गया, नवादा सीट हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, आप वैशाली ले लीजिए, हाजीपुर ले लीजिए, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, दरभंगा ले लीजिए। इन सब जगहों पे मल्लाह समाज का वोट 50,000 से 1 लाख है और वो वोट काफ़ी मायने रखता है। और मुकेश सहनी अगर जम करके निकलते हैं, प्रचार करते हैं और उनका वोटर अगर कन्वर्ट होता है इंडिया गठबंधन की तरफ,
वोटर, तो निश्चित तौर पर रिजल्ट अप्रत्याशित हो सकते हैं। तो सन ऑफ मल्लाह महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं और जैसा कि संतोष जी ने कहा कि निश्चित तौर पर इससे महागठबंधन की ताकत बढ़ी है और जिस सीट पर भी महागठबंधन के प्रत्याशी हारते हुए दिखते वहाँ से अब वे जीतते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।